नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं हिया नेजा आपके साथ। ईस्टर्न लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इसके ऊपर कुछ और कहती हुई नजर आ रही है, रिपोर्ट्स कुछ और बयां कर रही है, और बीजेपी की माने तो बीजेपी इन क्लेम्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, और अगर ये सच है तो इससे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पूरी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जो ज्वाइन कर चुके हैं, आर्मी वेटरन ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दिमान हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर एडिशनल डीजी एनसीसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन पंजाब एंड ऑल्सो फॉर्मर फैकल्टी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है, और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेके जो विवाद देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी पूरी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी ओवर। तो आज ही कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके कहा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना भी साधा है कि क्या कर रही है इस समय बीजेपी इन क्लेम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है। तो आम जनता जो है वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स है क्या, और अगर 26 चाइना के पास चले गए हैं तो इससे हम पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझा दें कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस सबका। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हुई थी दिल्ली में कुछ दिन पहले। एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। वहां एक पेपर प्रेजेंटेशन किया गया। एक आईपीएस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ले हैं आज, तो उनके कुछ पेपर प्रेजेंटेशन में ऐसी कुछ बातें आई हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स पहले हमारे इतने थे, अब इतने हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो प्रक्रिया चली है न्यूज चैनल्स के ऊपर, बीजेपी, कांग्रेस, तो ये सब राजनीतिक मामला है मेरे ख्याल में। जहां तक भारतीय लोगों का सवाल है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप इस पे कोई तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि मैं आपको, आपने बोला आसान शब्दों में, मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स बताऊंगा कि ये है क्या। क्योंकि देश को गुमराह किया जाता है अपने वोट पॉलिटिक्स की वजह से। बिल्कुल। कि आपको मैं बोलता हूं कि बीजेपी ने जमीन दे दी चाइना को और उसके अगेंस्ट काटो, लोगों को इस बरगलाया जाता है। कांग्रेस वाले कुछ और बोलते हैं, परंतु वो ये सब छोड़िए। पहले हम ये जानते हैं कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं क्या। ये जो इलाका है आपका ईस्टर्न लद्दाख का या वेस्टर्न तिब्बत का, ये एक बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पे जो नॉर्मल हैबिटेशन है, जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है, यहाँ पे परमानेंट फोर्टिफिकेशन या रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इवन आर्मी भी आज तक, अभी तो खैर ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान इंसिडेंट हुआ है उससे इक्वेशन बिगड़ गई है। अभी इंडियन आर्मी का भी फॉरवर्ड पोस्चर हो गया है, चाइनीज का भी फॉरवर्ड पोस्चर हो गया, एंड आने दिनों में शायद ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह हो जाए। जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो एक्चुअल की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता था कि हम जिस इलाके को अपना मानते थे एक साइड चेन में, वहां तक हम पेट्रोलिंग करते थे और फिर वापस आ जाते थे। अब चाइनीज जो है वो, उनकी जो लाइन है वो अलग है। वो हमारे बहुत अंदर आना चाहते हैं। वो भी आते थे और चले जाते थे। और जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती थी कि चाइनीज भी आए हैं उस इलाके में और इंडियंस भी हैं, वहां लड़ाई हो जाती थी। आपने कई ऐसी स्कर्मिशेस छोटी मोटी सुनी होंगी। उसके बाद इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग होती थी। वो और जो पुराने जो एग्रीमेंट्स थे कि कोई यहाँ वेपन नहीं कैरी करेगा, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं होती थी, पर हाथापाई हो जाती थी। तो अभी ईस्टर्न लद्दाख जब गलवान की इंसिडेंट हुआ है तो इसमें भी इक्वेशन बदल गई है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट साहब है हमारे IDSA के, उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने बोला है कि ब्रिटिश इंडिया में आने के पहले ये इलाका टोटली वर्ल्ड को पता ही नहीं था इसके बारे में। इससे बड़ी झूठ वाली बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इलाका ट्रेडिशनली जो है ये एक सिल्क रूट था। यानी कि पश्मीना वगैरह की जो तूश की जो थी चीजें, ये चलती थी चाइना से तिब्बत, उसके बाद कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर, पर्शिया या सेंट्रल एशिया। तो ये रूट्स बड़े चलते थे। और यहाँ पे भी जो लोकल रूलर्स थे वो महसूल भी उसका लेते थे। तो वहां पे एक 1684 की एक कोई ट्रीटी है, टिमसोंगोंग, शायद मैं नाम ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर रहा। उसमें बड़ा क्लियर था कि जो लद्दाख के रूलर थे या जो तिब्बत के रूलर थे या चाइनीज थे, उनकी अपनी अपनी सॉवरेनिटी बड़ी क्लियर थी। परंतु जो बॉर्डर्स थे,
क्योंकि मैंने बोला इलाका दुर्गम है जी, चारवाहे जाते हैं इधर उधर, बॉर्डर्स क्लियरली डिमार्केटेड नहीं थे। तो ये एक संधि थी कि आप जो ट्रेड करेंगे इस इलाके से, कहां कहां पे आप किस किस को महसूल देते रहेंगे और कौन उसका इंचार्ज रहेगा जी, उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो स्टोल्टन साहब ने लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडवेंचर मिशन लॉन्च किए। वो एडवेंचर मिशन नहीं थे, उनको भी पता था ये सिल्क रूट्स हैं, वो सिल्क रूट ढूंढने जाते थे। तो ऐसी ही प्रक्रिया में बड़े सारे लॉन्च हुए, कुछ लोकल्स भी जाते थे, जैसे गलवान जो वैली बोलते हैं, वो गलवान एक लद्दाखी थे जो कंपनी कर रहे थे जो एक्सप्लोरर को। तो ऐसी चीजों में दो तीन चीजें सामने आई। एक जॉनसन नाम के ब्रिटिश थे, उनके साथ में एक और थे उनके साथी, उन्होंने मिलकर एक जाके इसका सर्वे किया, कार्टोग्राफिक करने की कोशिश की और एक लाइन बना दी। इसको ये 1865 की बात है, इसको हम कहते हैं जॉनसन लाइन। तो अब इस जॉनसन लाइन के बाद क्या हुआ कि उसके पहले 1842 में एक ट्रीटी हुई, जब हमारे जोरावर सिंह जिन्होंने पूरा का पूरा वेस्टर्न तिब्बत जीत लिया था और बैटल ऑफ टोयोमन की डेथ हो गई, तो उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ चुशूल हुई जिसमें चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, लद्दाखी भी थे और महाराजा गुलाब सिंह को, लद्दाख हमारे अंडर था, महाराजा गुलाब सिंह के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो ये हमारा ब्रॉडली हमारी लाइनें हैं जी, ये लद्दाख का इलाका है, ये तिब्बत का इलाका है, पर वो डिलिमिटेड नहीं था प्रॉपरली, जिसको आज चाइना वाले बोलते हैं। हालांकि चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव था पर उसने साइन नहीं किया था ट्रीटी में, तो वो कहता है कि भाई ये तो हम मानते ही नहीं इसको, क्योंकि ये डिलिमिट हुआ ही नहीं। तो ये उनकी कंटेंशन है। फिर जब 1865 में जॉनसन साहब ने एक बनाई तो वो नक्शा हमारे पास आ गया। फिर 1889 में एक मैकार्टनी साहब थे, वो थोड़े से कंजर्वेटिव तरीके से, जॉनसन साहब ने काफी इलाका छीन लिया जो साइलेंट चेन का हमारे पास था, तो मैकार्टनी साहब ने थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से किया। फिर एक तीसरी एक और लाइन बनी जिसको कोई ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई क्योंकि उसको किसी ने माना ही नहीं। अब ये नक्शे कहीं पड़े रह गए। तो जब हम आजाद हुए तो जम्मू कश्मीर तो फॉर्मली इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुई। अब जहां से हमें महसूल मिलता था या जहां से हमें टैक्सेस मिलते थे, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, उनको तिब्बत अधिपति भी कहा जाता था उनके जो टाइटल के अंदर, तो तिब्बत का इलाका वो हमारे कब्जे में था। तो उस वक्त ये इनहेबिटेड बिल्कुल नहीं था। तो जब ये हुआ तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। तो हमने बोलना शुरू कर दिया कि ये जॉनसन लाइन जो है, क्योंकि वो नक्शा जब ब्रिटिश 47 में गए वो हमारे हाथ लग गया जी। तो हमने इसको बोला ये हमारा है। जब चाइना के साथ बात शुरू हुई है करीबन 1860 के आसपास, तो तब चाइना ने बोला हम मानते ही नहीं इसको। हमने ट्रीटी ऑफ चुशूल निकाल के दिखाई, वो बोला नहीं, डिलिमिटेड नहीं था। अब ग्राउंड रियलिटी ये थी कि चाहे उन्होंने, जॉनसन साहब ने हमें लाइनें बनाई जहां पे हमने ये पेट्रोलिंग पॉइंट लगाए हैं, चाइना उसको नहीं मानता था। और जो चारवाहे थे या लोगों का आना जाना था बहुत कम था, और वो यानी कि कोई भी लाइन जो बॉर्डर बोलते थे 4-5 किलोमीटर इधर उधर कोई मतलब मैंने नहीं रखता था। तो उस तरह से चला रहा था, क्लियरली डिमार्केटेड लाइन नहीं है। तो अब क्या हुआ है कि गलवान के बाद चाइना ने एक जबरदस्ती करने की कोशिश की है। गलवान इंसिडेंट जो हुआ है उसमें भारतीय सेना ने उनको करारा जवाब दिया, उनके 100 से ज्यादा लोग मार दिए हैं, जिसको वो एडमिट नहीं करते, बात अलग है। तो अभी फौजें एक दूसरे के सामने आ गई हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वगैरह वगैरह। तो अब हम कहते हैं जॉनसन लाइन जो है वो एक्साइशन है। तो अगर वो जॉनसन लाइन नहीं होती तो आपका क्या इसके ऊपर कंट्रोल था? पर पॉलिटिकल स्पीकिंग या एज ए नेशनलिस्ट मैं तो कहूंगा मैं 1 इंच नहीं दूंगा। परंतु देखिए प्रॉब्लम क्या है, वो भी कहता है 1 इंच नहीं दूंगा। उसने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, बोले ये तिब्बत का हिस्सा है, वो किसी जमाने में शायद था भी। तो उसके बाद हमने उसको छीन के ले लिया था उसके बाद। तो अब उनका वो क्लेम है, ये हमारा क्लेम है। अब जब ये सारी बातें हुई, हमने कैलाश रेंज को कैप्चर किया था क्योंकि चाइना वहां आ रहा था, तो उसको कितने पेट्रोलिंग पॉइंट से हमारे पेगोंगसोंग लेक में जो हमारे फिंगर 1 to फिंगर 8 सीरीजाब था, इलाका था, फिर गोगरा स्प्रिंग्स के पास का इलाका था, फिर दौलत बाग ओल्डी के पास का इलाका है। तो अभी जब हमारी काफी 30 से 40 फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, अभी पीस लेने के लिए हमने, अगर उनको हमने छुड़वाना था तो हमें भी थोड़ा सा छोड़ना था। तो अभी ये कोई इलाका जो है, एसपी साहब बोल रहे हैं ले गए कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक बोल रहे हैं, बट नहीं जा सकते का मतलब ये नहीं कि हमने वो इलाका चाइना को दे दिया। वो बफर जोन बनाई है कि ना हम पेट्रोलिंग करेंगे ना वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं। हमने उस इलाके की आधिपत्य जो है वो चाइना को नहीं दिया है,
बट जस्ट पीस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपको पता हो जब युद्ध होता है और आज के टाइम पे न्यूक्लियर डायमेंशंस हैं और पूरी दुनिया में गदर है, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम युद्ध नहीं चाहते तो हम कुछ चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। खैर चूड़ियों की बात नहीं, आज तो महिला ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं वहां पे, तो अगर चूड़ियां की बात है तो चूड़ियां भी बड़ी स्ट्रांग है हमारी, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। परंतु ये कहना कि दे दिया या ले लिया, ये पॉलिटिकल इशू के अलावा कुछ नहीं है, मेरा ये कहना है। ये तो बात रही कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स का आपने बताया, बफर पॉइंट डिक्लेयर कर दिया उस एरिया को। वहीं कांग्रेस ये भी क्लेम कर रही है कि जो लोग वहां चराने जाते थे अपने भेड़ बकरियों को, उनको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि वहां कोई जाता नहीं था इसलिए वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। वहीं कांग्रेस क्लेम कर रही है कि जो भेड़ बकरी चराने जाते थे वो अब क्या करेंगे, और साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनके रिलेशन खराब ना हो, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया आप सिविलियन कपड़ों में जाएं, उन्होंने मना करें उस एरिया में जाने को। तो ये किस हद तक सही है और इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखिए? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने करी है कि चारवाहे में लोग जाते थे, पहले बात है बहुत कम नंबर में जी, कोई इतनी कोई मास पॉपुलेशन नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है जी। और अगर उनको रोका जा रहा है इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो चाइनीज उनको कैप्चर कर लेंगे, बोले इंडिया को बोलेंगे आपने हमारा जो समझौता है उसको वायलेट कर दिया, हमने बोला था ये बफर जोन है, ना आप आएंगे ना हम आएंगे। अब वहां पे अब फौज जा रही है या सिविलियन जा रहे हैं तो बफर जोन तो वायलेट होती है ना, इसलिए उनको रोका गया है। अब उनका क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, तो यहाँ मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमें पता चला था एक साइचिन में चाइना ने G219 हाईवे बना ली है जो लासा को तिब्बत को सिंकियांग से जोड़ती है, उस वक्त उनके पास तिब्बत आने का यही तरीका था। आज तो पैरेलल हाईवेज हैं, लैटरल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो G219 हाईवे की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो शायद सीपैक पार्ट 3 वहां बनेगा, इसलिए शायद चाइना ने रखा हुआ है। तो दूसरा मैं ये मजेदार बात ये बताऊंगा कि जब ये पता चला था कि हाईवे बन गई है तो पार्लियामेंट में बहुत बवाल हो था। उस दिन भी लोगों ने बोला कि चाइना ने हमारा साइचिन हथियार लिया है जी। तो नेहरू साहब ने क्या बोला था पार्लियामेंट में? उन्होंने बोला था नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, सो व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट। अगर उन्होंने लिए तो ये आर्ग्यूमेंट कांग्रेस का उस दिन था कि अगर यहाँ पे कोई नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज, यानी कि तिनका भी नहीं उगता, तो हमें क्या है चिंता करने की बात। तो वहां एक MP थे खड़े हो गए, मुझे उनका नाम इस वक्त भूल रहा है, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और वो गंजे थे मेरी तरह। तो उन्होंने बोला देखिए नेहरू जी मेरे सिर पे भी गाल नहीं उगते, तो क्या इसको मैं काट के फेंक दूं? तो ये कांग्रेस को अगर ये इंसिडेंट याद है, और ये पार्लियामेंट में हुआ है, रिकॉर्डेड इंसिडेंट है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो आज कांग्रेस क्या बोल रही है कि कौन से चरवाहों के बारे में बात कर रही है? कितने चरवाहे हैं? बहुत कम। डिलिमिटेशन नहीं है, तो फिर आप क्यों इस बारे में बात कर रहे हो? तो इसको खामखा पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है, गवर्नमेंट को करना है तो ठीक है, पर मेरा ये पॉइंट ये है कि इसमें फौज को बीच में मत लाइए। आर्मी वाला वो जवान 20-22 साल का सोल्जर जो बैठा हुआ है ना, वो अपने माँ बाप भाई बहन अपनी बीवी बच्चे सबको छोड़ के वहां बैठ के आपकी रक्षा के लिए गया हुआ है। अगर आपने उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाया तो वो बोलेगा यार मैं कैसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। उसकी मोटिवेशन, और उसके सामने गोलियां चलती हैं, बम गिरते हैं, उसकी जान को एक खतरा है, तो वो क्या करेगा? इसलिए इन चीजों को ना उठाया जाए तो बेटर है। और अगर उठाना है तो आपके पास और बड़े तरीके हैं, कमिटीज हैं आपकी, वहां डिस्कस करिए, गवर्नमेंट से जवाब मांगिए, पार्लियामेंट में बात करिए। बाहर आके जो सिविलियंस हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप इन झांसों में मत आइए। तो देश की सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी किसी दिन अगर मुझे आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। ऑफकोर्स क्लासिफाइड चीजें नहीं बताई जा सकती, पर फिर भी मैं बताऊंगा कि हमारे देश में न्यूमेरिकली हम चाइना से शायद कम है फोर्सेस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स, न्यूमेरिकली नंबर वाइज। बट जहां तक बाकी सामरिक एडवांटेजेस हैं वो हमारे पास है। हमारे इवन जैसे आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर वहां पे उसकी 6 एयरफील्ड हैं चाइना की, वो जब उड़ता है वहां पे 15,000 फुट से, तो वो पूरा फ्यूल और पूरा लोड लेकर नहीं उड़ सकता, उसकी रेंज भी कम हो जाती है, चाहे वो कितना बढ़िया हवाई जहाज हो। रेंज भी कम है, लोड भी कम है। हमारा वाला नीचे से उड़ता है फुल लोड फुल रेंज में। हमारी सारी जो न्यूक्लियर सेलोज हैं वो सब चाइना पे ट्रेंड है, सब कुछ पूरा हमने मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है, चाइना के बिल्कुल सामने है। हमारे जवान का जो हौसला है वो कहीं ज्यादा ऊंचा है। चाइना वाले रुकीज हैं, वो सारे पैम्पर्ड बच्चे हैं, उन्होंने कभी इस किस्म की ट्रेन में आके काम नहीं किया। हम तो बैटल हार्डन है, सियाचिन में रह चुके हैं। 62 में अगर हमारी हार हुई थी तो वो पॉलिटिकल हार थी, फौज की हार नहीं थी। अगर जो फौज नंगे पैर लड़ी हो 15,000 फुट पे उस गर्मी में, फ्रॉस्ट बाइट, बिना एमुनेशन के, एक 303 वेपन के साथ,
तो आप समझो वो फौज कितनी महान होगी। ये नहीं कि मैं खुद फौजी हूं तो कह रहा हूं, ये आप एनालाइज करिए, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। ये फिगर्स आपसे, ये फैक्ट्स आपसे छिपाए जाते हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। अगर आप इनको पता करें तो आपको पता चलेगा वी आर वेल ऑफ, वी आर वेल प्रोटेक्टेड। जी, आपने जिस तरीके से कहा कि पीस मेंटेन करने के लिए उस एरिया को बफर जोन डिक्लेयर कर दिया और वहां पे कोई भी नहीं आएगा, पर वहीं रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि बफर कैमरास भी लगाए हैं, अगर कोई वहां आता है तो क्या होने वाला है अगर वहां कोई आता है। इस पे फर्स्ट सिचुएशन अगर इंडिया से कोई आ रहा है जैसे वो चुराने के लिए जा रहे हैं, दूसरी सिचुएशन अगर चाइना से कोई वहां आ जाता है, तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या रिएक्शन होने वाला है? हमारी जहां तक हमारे साथ अमेरिका के साथ कुछ बड़े अच्छे एग्रीमेंट्स हैं उनमें एक एग्रीमेंट है बेका, बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है जी। उसमें एक इशू है सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम सर्विलेंस जी। अब हमारे पास भी बड़े अच्छे सैटेलाइट्स हैं, बट अमेरिका हमसे कहीं ज्यादा है, उनका रेजोल्यूशन बेटर है जी। वो अमेरिका ने हमें चाइना के अगेंस्ट दे रखा है। उनकी 165 किलोमीटर की टेरिटरी हमारे पूरे निशाने पे रहती है सर्विलेंस वाइज। वहां अगर एक गाड़ी भी मूव करती है तो हमें पता होता है। ये इसलिए किया गया क्योंकि कैलाश रेंज हमने ऑक्यूपाई कर दी, चाइना जो चशूल सेक्टर में ऊपर आना चाहते थे जी। पर हमारे जो बहादुर सिपाही थे एस्टैब्लिशमेंट 22 के, उन्होंने जाके रियल टाइम में भाग के पहले ऑक्यूपाई किया, एंड चाइनीज वर सरप्राइज कि यार इंडियंस कहां से आ गए जी। तो इसलिए चाइनीज को हम ट्रस्ट नहीं करते। जो बफर जोन्स अगर हमने बनाई हैं, हमने माना है कि पीस करने के लिए लेट्स एग्री टू बफर जोन्स कि कोई भी वहां ना जाए, ठीक है, चाहे वो अपना पेगोंगसो में हो, कैलाश में हो, स्पेंगुर लेक में हो, गोगरा में हो, अपना हॉट स्प्रिंग्स में हो, फिर उसके बाद आपका दौलत बाग ओल्डी में हो, डेप्सोंग प्लेन्स में हो, तो उसको हमने टोटली अंडर वॉच रखा है जी। फिर हमारे पास क्विक रिएक्शन गाड़ियां भी हैं जो स्पेशल बनी हैं, हमारे जो हवाई जहाज हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, अगर कम मान लो किसी किस्म की चाइना की तरफ से कोई वायलेशन होती है तो वी विल इमीडिएटली रिएक्ट एंड मेक श्योर कि इट डजंट हैपन। अब जहां तक सिविलियंस की सवाल है चरवाहों की, अब इसके लिए आप राजनीति करिए बैठ के सारा दिन जी। इसी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। जाते जाते अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दें इसी पूरी सिचुएशन पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पीस चाहते हैं। हमने आज तक कभी भी कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं करी है। बांग्लादेश में करी थी तो उसके बाद भी हमने वो इलाका लोकल पॉपुलेशन को देके वापस आ गया। बट उसके साथ हमारा ये भी मतलब नहीं है कि हम किसी तरीके से कम हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, हम नेट इंपोर्टर्स थे, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वेपन सिस्टम्स थे। अभी स्पेशली आफ्टर गलवान हमारे DRDO के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको थोड़ी चाबी लगी है। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया वेपन्स डिजाइन स्टेज से निकाल के उनको प्रोडक्शन स्टेज में ले आए हैं। और हमारी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस हैं, LCA हैं, तेजस हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी कम से कम 16 कंट्रीज दुनिया के इनको चाहते हैं कि उनको दे दिए जाए। तो धीरे धीरे हम नेट एक्सपोर्टर बनते चले जाएंगे और नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया विल बी नेक्स्ट एक्सपोर्टर। फिर हमें कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और वो दुनिया में एक पावर टू रेकन विद होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करके पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत जी। तो ये थे ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।